नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट में ब्रिटिश संविधान में विधि की शासन संबंधी अध्ययन। इंग्लैंड अपने स्वस्थ कानूनी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जिस प्रकार एक लंबे समय में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ और वहाँ के लोकतंत्रीय संविधान का विकास हुआ, उसी प्रकार वहाँ की कानून व्यवस्था का विकास हुआ। विधि के शासन का तात्पर्य और उसकी विशेषताएं। ब्रिटेन में शासन कानून का शासन है। इसका तात्पर्य यही है कि वहाँ सर्वोपरिता कानून की है। कानून की इस सर्वोपरिता का डायसी ने अपने पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा विस्तृत विवेचन किया है तथा ये दिखाया है कि किस प्रकार कानून की सर्वोपरिता की यह मान्यता अंग्रेजी प्रशासन व वहाँ के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। डायस ने विधि की शासन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि विधि की शासन से केवल यह तात्पर्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है तथा साधारण न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। कानून के शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट है कानून की सर्वोपरिता। डायसी के अनुसार कानून के शासन का पहला अर्थ यह है कि ब्रिटेन में सर्वोपरिता कानून की है, किसी व्यक्ति अथवा प्रशासनिक अधिकारी के नहीं। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। जैसे डायसी ने कहा है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य न्यायिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न उसे विहित रूप से किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इस अर्थ में कानून का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेक संगत प्रयोग पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता या संपत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता तथा उससे प्रशासन की ओर से शारीरिक या आर्थिक किसी प्रकार का भी दंड तभी दिया जा सकता है जब किसी विशेष न्यायालय द्वारा नहीं, वरन साधारण न्यायालय द्वारा सामान्य न्यायिक विधि के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया हो कि वह व्यक्ति किसी कानून के भंग करने का दोषी है। दूसरी विशेषता है, डायसी के अनुसार कानून के शासन का दूसरा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति या पद का हो, कानून के अनुसार कार्य करने के लिए तथा कानून के उल्लंघन करने पर उसका परिणाम भुगतने के लिए बाध्य है। जैसे डायसी ने कहा है कि केवल यही बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, अपितु एक बात यहाँ पर यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद या स्थिति का हो, राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ही है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक नागरिक पद व स्थिति के भेदभाव के बिना कानून के सामने समान है तथा कानून के अंतर्गत जो लाभ हानि प्राप्त हैं वे सभी को समान रूप से प्राप्त है। जहाँ एक और साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अपने सरकारी हैसियत में किए हुए उन कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध हों और जिनके करने के लिए अधिकारियों के पास कोई कानूनी आधार नहीं हो। तीसरी विशेषता है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं जिनके द्वारा न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत मामलों में साधारण व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण किया गया है। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार व स्वतंत्रता की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि उनकी व्यवस्था भारत की तरह संविधान में उनकी व्यवस्था करके की गई है, वरन इसलिए कि न्यायिक निर्णय उनकी सदा से रक्षा करते आए हैं। नेक्स्ट है कानून के शासन का व्यवहारिक रूप या उसकी सीमाएं। कानून के शासन के विषय में जो कुछ उपरोक्त विशेषताएं हमने 3 करी हैं, वहाँ उसका केवल सैद्धांतिक पक्ष है। व्यवहार में कानून के शासन की मान्यता उतनी नहीं है जितनी मान्यता की कल्पना डायसी ने की है। इसके विपरीत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो डायसी की कानून के
संबंधी मान्यता के प्रतिकूल हैं तथा जिनसे कानून के शासन के उस रूप पर सीधा आघात होता है जिस रूप की कल्पना डायस ने की है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है अधिकारियों का विवेकाधिकार। कानून के शासन के पहले पहलू पर विचार करते हुए डायस ने प्रतिपादित किया है कि कानून का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण या स्वविवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। व्यवहार की दृष्टि से यदि इस पर विचार किया जाए तो इस बात का कोई भी औचित्य नहीं हो सकता कि अधिकारियों को कानून के क्रियान्वित करने में अपने विवेक के प्रयोग करने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारिता व विवेक दो अलग अलग वस्तुएं तथा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता जहां सुशासन की दृष्टि से नितांत अवांछनीय है, वहां उनका विवेकशील होना तथा कानून को क्रिया रूप देने में अपने विवेक से काम लेना सुशासन की दृष्टि से अत्यंत वांछनीय है। वास्तविकता इस संबंध में यह है कि राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक हो जाने तथा उसका निर्वाह करने के लिए राज्य के अधिकारियों को विविध प्रकार के दायित्वों को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारियों को अपने विवेक से कार्य लेने की पूरी स्वतंत्रता हो। आवश्यकता इस बात की है कि विवेक विवेक ही रहे, वह स्वेच्छाचारिता न हो। दूसरी सीमा है अधिकृत व्यवस्थापन। जब राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है, यह संभव है कि समाज की प्रत्येक आवश्यकता का नियमन संसद के विस्तृत व्यवस्थापन द्वारा ही हो। संसद का इतिहास बताता है कि बहुत पहले से ब्रिटेन में ये प्रथा चली आ रही है, जिसे अब संसद द्वारा शक्ति का हस्तांतरण या अधिकृत व्यवस्थापन या उपव्यवस्थापन की संज्ञा दी जाती है। संसद द्वारा अपने शक्ति का इस प्रकार का हस्तांतरण अब बहुत अधिक बढ़ गया है। परिस्थितियों के थोड़े से परिवर्तन के कारण यदि कानून को क्रियान्वित करने में किसी परिवर्तन की आवश्यकता भी होती है तो इस सुविधा के कारण फिर से नए व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है, पर यह व्यवस्था कानून के शासन के उस रूप के प्रतिकूल है जिसका प्रतिपादन डायसी ने किया है। डायसी के द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन का अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून द्वारा अधिकृत हो या संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, पर अधिकृत व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था द्वारा स्पष्टतः ये व्यवस्था की जाती है कि प्रशासन अपने द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार ही कार्य कर सके। जब समाज इस प्रकार की व्यवस्था के उपयुक्त स्वीकार करता है तो फिर डायसी द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की वह मान्यता स्पष्टतः समाप्त हो जाती है जिसका उन्होंने इतना अधिक महत्व माना था। तीसरा है प्रशासनिक नियम। कानून के शासन का अन्य पहलू डायसी के अनुसार यह है कि साधारण व्यक्ति या राज्य के पदाधिकारी दोनों ही कानून की दृष्टि से समान हैं तथा दोनों पर साधारण न्यायालयों में ही समान रूप से कानून के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, पर व्यवहार में ऐसे नहीं है। अब देश में अनेक ऐसे प्रशासनिक न्यायालय हैं जिनमें प्रशासन के अधिकारी न्यायाधिकारी होते हैं तथा सरकारी कर्मचारी व साधारण नागरिकों के मुकदमों का निर्णय करते हैं। यही नहीं, मुकदमों का निर्णय भी ऐसे मामलों में साधारण कानून के अनुसार नहीं वरन प्रशासन द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों के अनुसार किए जाते हैं जो किसी विशेष प्रकार के मामलों के लिए बनाए जाते हैं। श्रम न्यायालय व सामाजिक बीमा के स्थानीय अपीलीय न्यायालय ऐसे ही न्यायालय हैं जो न केवल देश के साधारण न्यायालय में हैं और न जो देश के साधारण कानून के अनुसार न्याय कार्य करते हैं। वे अपना न्याय कार्य श्रम व सामाजिक बीमा संबंधी प्रशासनिक नियमों के अनुसार करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सब मामलों में लोग न तो साधारण कानून के ही अंतर्गत हैं और न साधारण न्यायालयों के ही न्याय क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रशासनिक सीमा। कानून की जो व्यवहारिक सीमाएं हैं उसमें सार्वजनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी अधिनियम। विधि के शासन की मांग है कि साधारण नागरिक और सार्वजनिक पदाधिकारी दोनों देश की सामान्य विधि का अधीन हो, परंतु ब्रिटिश संसद ने समय समय पर ऐसे विशेष अधिनियम पारित किए हैं जो सार्वजनिक पदाधिकारियों को सामान्य विधि की पकड़ से न केवल स्वतंत्र रखते हैं बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं। नेक्स्ट है विशेष अधिकार व उन्मुक्तियां। विधि का शासन सभी में समानता की मांग करता है, फिर भी ब्रिटेन में अनेक ऐसी संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन में क्राउन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार न्यायाधीशों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक हित के नाम पर सरकार किसी प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज को प्रकाशित करने से इनकार कर सकती है।
सरकारी पदाधिकारियों पर प्रशासनिक कर्तव्यों की अनुपालना के संबंध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट है विधि की शासन संसद को सीमित नहीं करता। विधि का शासन संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। संसद किसी विधि में परिवर्तन कर सकती है और नई विधि का निर्माण कर सकती है। संसद प्रशासनिक न्यायालय स्थापित कर सकती है। नागरिक स्वतंत्रताओं को मर्यादित करने के लिए कार्यपालिका को विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है तथा बिना अभियोग लगाए नजरबंदी के आदेश दे सकती है। निसंदेह न्यायालय संवैधानिक उपचारों को लागू कर सकती है, परंतु न्यायालय की विधि को वैसा ही लागू करती है जैसा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनेक व्यवस्थाएं भी विधि के शासन को नियंत्रित करती हैं। इन व्यवस्थाओं को राष्ट्र द्वारा मान्यता देनी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि के शासन का ह्रास हुआ है, परंतु इससे उसके महत्व या आवश्यकता में कोई कमी नहीं आई। वस्तुतः इसकी स्वीकृति, मान्यता और क्रियान्विति वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। ब्रिटेन में विधि की शासन के प्रति आस्था आज भी विद्यमान है। आज भी इस बात पर बल दिया जाता है कि शासन की शक्तियां बटी हुई हो, शासन की शक्तियां सुस्पष्ट विधियों द्वारा सुनिश्चित हो, विवेकाधिकार शक्तियां सुसंगत हो, व्यक्ति स्वेच्छाचारी शासन से स्वतंत्र हो, विधि की सत्ता के अधीन ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादित किया जाए। सामान्य न्यायालय में विधि की उल्लंघना प्रमाणित होने पर ही दंडित किया जाए। ब्रिटेन में न्यायालय आज भी विधि के अनुसार निर्णय देते हैं, नीति की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं। ब्रिटिश न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष विधि के शासन की गारंटी है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।